प्रथम सेमेस्टर, दूसरा अध्याय, सच का सौदा कहानी, जिसके लेखक है सुदर्शन। उनका जीवन परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उसकी सहायता ले सकते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। सर्वदयाल की पढ़ाई खत्म हुई। जब तक पढ़ते थे तब तक कोई चिंता नहीं थी। खाते पीते, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, तड़क भड़क कर रहते थे। लेकिन आगे की पढ़ाई करवाने के लिए इनके माता पिता कॉलेज का खर्च सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए इनके मामा इनकी पढ़ाई करवाने की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पैसा लहू बहाकर मिलता है। तुम लाहौर जा रहे हो, लेकिन वहां पर बेफालतू खर्च नहीं करना है, नहीं तो मैं तुमको खर्च नहीं भेजूंगा। थोड़े ही दिनों में सर्वदयाल मामा की नजरों में ऊपर उठ गए थे। मामा को उन पर भरोसा हो गया था तथा वे खर्च से कुछ अधिक रुपए भेजना शुरू कर दिए थे। उनका कहना था, मैं तो अकेला ही हूँ, रुपया क्या मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम पढ़ लिख कर योग्य बन जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इससे सर्वदयाल ने थोड़ा अपना रहन सहन बदल दिया था। सर्वदयाल बुरे व्यसनों से अपने आप को दूर रखा था। सर्वदयाल की बीए की डिग्री जैसे तैसे पूरी हो गई, क्योंकि वे पढ़ने में बहुत होशियार थे। लेकिन उनको अच्छी नौकरी नहीं मिली। वे बहुत परेशान होते। उनके पिता पंडित शंकर दत्त मानते थे कि इतना पढ़ा लिखा, अच्छे कपड़े पहनता है, अंग्रेजी भी बोलता है, तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी तो और किसको मिलेगी। सर्वदयाल को दफ्तर में क्लर्क का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वेतन भी वो लोग कम देते थे। लेकिन उनके पिता का कहना था कि जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तभी तक कुछ भी नौकरी करो। लेकिन सर्वदयाल नहीं मानते हैं। एक दिन दोपहर में सर्वदयाल अखबार में एक विज्ञापन देखते हैं कि उसे अंबाले के एक प्रसिद्ध रईस राय बहादुर हनुमंत सिंह एक मासिक पत्र रफीक हिंद के नाम से निकालने वाले थे। वहां पर उनको एक संपादक की आवश्यकता थी और वेतन था 500 रुपए महीना। सर्वदयाल चाहते थे कि यह नौकरी उनको मिले, इसलिए वह इसके लिए एक प्रार्थना पत्र लिख रजिस्टर करवा देते हैं, क्योंकि उनको संपादक का कार्य करना अच्छा लगता था। लेकिन पत्र भेजने के पश्चात वे सोचते हैं कि इस नौकरी के लिए तो हजारों लोग अपना भाग्य अपनाएंगे, तो मेरा नंबर आएगा भी या नहीं। कुछ समय बीता। वे जवाब का इंतजार करने लगे। जब भी डाकिया आता तो वे उससे पूछते कि मेरे लिए कोई पत्र आया। नहीं बोलने पर वे निराश हो जाते थे। फिर सोचते कि इस नौकरी के लिए बहुत लोगों ने पत्र भेजे होंगे, तो समय तो लगेगा। ऐसा सोचकर वे अपने मन को शांत कर लेते थे। और जब तीसरा अठवाड़ा भी बीत गया और कोई उत्तर नहीं आया तो वे सोचते हैं कि मेरी ही गलती थी, क्योंकि ऐसी नौकरी तो बिना सिफारिश के नहीं मिल सकती। इतने में उनको एक पत्र आता है। उन्होंने पत्र खोल के देखा, लिखा था, स्वीकार है, आ जाओ। पढ़कर वह बहुत खुश हुए और शाम की ही गाड़ी से रावलपिंडी के लिए निकल गए थे। वे बहुत प्रसन्न थे और मन में बहुत सवाल उठ रहे थे। अगर क्लर्क काम के लिए भर्ती हो जाता तो जीवन काटना बहुत कठिन हो जाता। और वे पत्र के बारे में सोचने लगे कि कैसे निकालना है और उसमें क्या लिखना है। उसमें बीच बीच में कविता का होना भी आवश्यक है, जिससे पढ़ने वालों को रुचि भी हो। कविता खाने के साथ चटनी का काम करती है। जिस तरह खाने में चटनी हो तो स्वाद बढ़ जाता है, उसी प्रकार लेखन में भी अगर कविता हो तो उसकी अहमियत भी बढ़ जाती है। कागज निकालकर गाड़ी में वे डब्बे में उनके साथ एक व्यक्ति भी था और जो कि सो रहा था। कागज निकालकर वे बार बार उसमें लिखते हैं, पंडित सर्वदयाल, बीए, एडिटर रफीक हिंद, अंबाला। उसे बार बार
पढ़ वे मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। सर्वदयाल ऐसे ही उसको पेपर को पढ़ते पढ़ते उस कागज पर लिखे हुए को पढ़कर वे कब उनकी आंख लग जाती है और जब सुबह नींद खुलती है तो वे अंबाला पहुंच चुके थे और वह उस कागज को ढूंढ रहे थे जिस पर उन्होंने पंडित सर्वदयाल बीए एडिटर रफीक हिंद लिखा था। वो नहीं मिला। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कोई कीमती वस्तु खो गई थी और अचानक जो आदमी उनके साथ सफर कर रहा था वह भी नहीं था। तो सर्वदयाल के मन में एक पल के लिए ऐसा आता है कि कहीं वह ठाकुर हनुमंत राय सिंह तो नहीं थे। और जैसे ही वे बाहर आते हैं एक नव युवक वहां पर सर्वदयाल को लेने के लिए आया था। पूछने पर पता चला कि गाड़ी ठाकुर साहब ने भिजवाई थी। वे उनके घर पहुंचने के लिए निकलते हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने पहली बार मोटर कार में जो बैठे थे वे हनुमंत राय के घर पहुंचते हैं। वे उनसे मिलते हैं। वे 30-32 वर्ष के एक नवयुवक थे। वे सर्वदयाल से सफर के बारे में पूछते हैं कि आपको सफर में कुछ परेशानी तो नहीं हुई। और वे सर्वदयाल की लेखनी की तारीफ भी करते हैं। तारीफ सुनकर सर्वदयाल को बहुत खुशी होती है। वे अपने आप को धन्य समझ रहे थे कि आपके जैसा लेखक तो पूरे पंजाब भर में नहीं है। दोनों ने रफीक हिंद का पहला प्रकाशन कब किया जाए और कैसे किया जाए वो सारी दोनों के बीच में बातचीत होती है और सर्वदयाल अप्रैल में निकालने की बात करते हैं। फिर ठाकुर साहब सर्वदयाल से कहते हैं कि इस नौकरी के लिए लगभग 2000 अर्जियां आई थी, लेकिन उनको पढ़ने से मुझे ऐसा लगा मानो उनको पैसे की जरूरत नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वे मुझ पर एहसान करने के लिए ये काम करना चाहते थे। लेकिन आपके पत्र में मुझे सच्चाई नजर आई, इसीलिए आपको इस पद के लिए बुलाया है। अप्रैल की पहली तारीख को रफीक हिंद का प्रथम अंक निकला तो वह बहुत पसंद आया लोगों को और पूरे पंजाब में शोर सा मच गया। इस पर सर्वदयाल को प्रथम श्रेणी के संपादक की पंक्ति में ला बिठा दिया था। सर्वदयाल ने वाकई में साहित्य का सिर ऊंचा कर दिया था। बहुत लेखकों ने उनकी प्रशंसा में बहुत सी समालोचना भी की थी। यह सभी पढ़ ठाकुर हनुमंत राय सर्वदयाल को बधाई भी देते हैं और कहते हैं वह दिन दूर नहीं जब अखबारी दुनिया आपको पंजाब का शिरोमणि स्वीकार करेगी। ऐसे ही एक वर्ष बीत गया। रफीक हिंद की कीर्ति देश भर में फैल गई थी और पंडित सर्वदयाल की गिनती बड़े आदमियों में होने लगी थी। सभी अच्छे से चल रहा था कि अब अंबाला की म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर का चुनने का समय पास आया। सभी इस पद को पाने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाने के लिए भी तैयार हो चुके थे। लेकिन उनके विपरीत लाला हशमत राय खड़े हुए जो कि हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। वेतन भी कुछ ज्यादा नहीं था। वे साधारण से रहते थे, लेकिन इस पद के लिए वे एकदम उचित व्यक्ति थे। वे सर्वदयाल के एक मित्र थे और इनकी सहायता करने का भी सर्वदयाल उनको वचन दे देते हैं। इधर सर्वदयाल को हनुमंत राय भी इस पद के लिए खड़े होते हैं। जब सर्वदयाल हशमत राय का साथ देते हैं तो ठाकुर साहब को अच्छा नहीं लगता है। सर्वदयाल ने सच्चाई का साथ देकर हनुमंत राय की जगह हशमत राय का साथ दिया। सर्वदयाल ठाकुर साहब को जानते थे। उन्होंने निश्चय कर लिया था चाहे परिणाम कुछ भी हो ठाकुर साहब को मैं मेंबर नहीं बनने दूंगा, क्योंकि वे हशमत राय को इस पद के लिए उपयुक्त समझते थे। सर्वदयाल रविवार को एक भाषण देते हैं जिससे मालूम होता है कि वे हशमत राय के पक्ष में थे, लेकिन अपने भाषण में वे यह भी बताते हैं कि किसी के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन सोच समझकर मेंबर चुनने की बात करते हैं। इधर ठाकुर साहब को कुछ लोग जलन के मारे उनके पास जाकर सर्वदयाल के खिलाफ भड़काते हैं। तभी लोगों की बातों में आकर ठाकुर साहब सर्वदयाल को बुलाते हैं
बुलवाते हैं और अपने विरुद्ध जाने के लिए उनको रफीक हिंद से निकालने की बात भी कर देते हैं, लेकिन सर्वदयाल भी तैयार हो जाते हैं। ये साहस देखकर ठाकुर साहब दंग रह जाते हैं। उनको पता नहीं था कि बात इतनी तक बढ़ जाएगी। इधर ये सभी बात सुनकर हशमत राय सर्वदयाल से कहते हैं कि मैं त्याग पत्र दे देता हूँ, आप अपना त्याग पत्र लौटा लो, अर्थात वापस ले लो। तभी सर्वदयाल मना कर देते हैं। इधर अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हनुमंत राय ने सभी तरीके से पद को पाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन अंततः हशमत राय की जीत होती है। 15 दिन के बाद सर्वदयाल अपने गांव के लिए रवाना हुए। नजारा वही जैसे वे अंबाला आए थे, वही कपड़े पहन रखे थे, लेकिन फर्क इतना था कि उस दिन वे बहुत प्रसन्न थे और आज वे अत्यंत उदास थे। सर्वदयाल गांव जाकर 500 रुपए की पूंजी से एक दुकान शुरू की, क्योंकि वे दफ्तर की नौकरी से बहुत घृणा करते थे और इतने अच्छे पद पर कार्य करने के बाद नौकरी करने का मन कैसे होता। उनके पिता हमेशा उनसे लड़ते झगड़ते। वे गाय का काम करते थे। उनके घर में एक गाय थी, उनकी देख रेख उसका सारा काम उनके पिता करते थे। पत्नी चरखा काटती, वह कपड़े सीती थी और दूसरों के घर में कामकाज भी करती है। सर्वदयाल कुछ नहीं कहते, बस चुप रहते थे। एक दिन सुबह जब सर्वदयाल रफीक हिंद का एक नया अंक देखा तो उनको ऐसा लगा मानो किसी माली ने अपनी मेहनत से फूलों की क्यारियां तैयार की और दूसरा माली उसको नष्ट कर दे। अर्थात उसको सर्वदयाल को रफीक हिंद पढ़कर उनको अच्छा नहीं लगा। इतने में एक कार आकर उनकी दुकान के सामने रुकती है। उसमें ठाकुर साहब थे। वे सर्वदयाल के पास आकर उनका हालचाल पूछते हैं। उनकी आंखों में लज्जा का भाव था। वे कहते हैं कि ये काम आपकी योग्यता के अनुकूल नहीं है। वे उनकी आमदनी भी पूछते हैं, लेकिन सर्वदयाल धैर्यता से उत्तर दे देते हैं और अपनी बेबसी उनके सामने प्रकट नहीं होने देते हैं। लेकिन ठाकुर साहब सभी जान जाते हैं और उन्होंने सर्वदयाल को गले से लगा लेते हैं। अपने किए पर पछताते हैं और वे उनकी हाँ करवा कर ही वहां से निकलने की बात करते हैं कि रफीक हिंद आकर संभालो, वो सिर्फ आपकी ही है। सर्वदयाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे साहस के पुरस्कार के रूप में उनको 100 के 10 नोट देते हैं। फिर वे निकल जाते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई खोया हुआ खजाना फिर से मिल गया हो। उनके साथ एक अंग्रेज मित्र भी था। वह पूछता है कि ऐसा क्या था जो सिर्फ इसी दुकान में मिलता है। वे उनकी बात का जवाब देते हैं और कहते हैं कि वह जो मैं लेने आया था वो इसी दुकान पर मिलता है, और वे बस यही कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक सौदा करने आया था, वो सौदा मैंने कर लिया है। उससे पता चलता है कि वे यहाँ पर सच का सौदा करने आए थे। सच का सौदा कहानी की कुछ विशेषताएं हैं। सच्चाई के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम सदैव अच्छा होता है। दूसरी विशेषता, अपने मन के अनुसार काम मिलने की खुशी को दर्शाया गया है। तीसरी विशेषता, झूठ पर सच्चाई की विजय बताई है। चौथी विशेषता, सच्चाई के मार्ग पर अटल रहना दिखाया है। पांचवी विशेषता, आत्मसम्मान के सामने और कोई सम्मान नहीं होता, वो इस कहानी में दर्शाया गया है। छठी विशेषता, अपनी गलती को स्वीकार करना बताया है। सातवीं विशेषता, पिता द्वारा अपने ग्रेजुएट बेटे के लिए नौकरी के लिए परेशान होना दिखाया गया है। चरित्र चित्रण, सर्वदयाल पढ़ा लिखा और समझदार नायक, पढ़ने में होशियार, कमजोर आर्थिक स्थिति, आज्ञाकारी थे, दफ्तर की नौकरी करना पसंद नहीं करते थे, संपादक के कार्य में निपुण थे, पूरी लगन से अपना कार्य करते थे, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे, आत्मविश्वास से भरपूर थे, सच्चे तथा विश्वासी पात्र थे
और एक अच्छे मित्र के रूप में भी सर्वदयाल को दिखाया गया है। ठाकुर हनुमंत राय की चारित्रिक विशेषताएं और चरित्र चित्रण एक ही होता है। नौजवान युवक थे, पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति थे, नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, रफीक हिंद के मालिक थे, अम्बाला के रहने वाले थे। अम्बाला के म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर बनने का भूत सवार उनके ऊपर होता है और वह इसके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अंत में हार जाते हैं। मेंबर बनने के लिए हर तरह की कोशिश करना, लोगों की बातों में आ जाना, अपने किए पर पछताना, अंत में वे अपने किए पर पछताते हैं। सच का सौदा कहानी के नायक सर्वदयाल पर टिप्पणी। सर्वदयाल इस कहानी के नायक हैं। उनके पिता का नाम शंकर दत्त था। वे पुराने जमाने के व्यक्ति थे। उनकी माँ चरखा काटती थी और सिलाई का काम करती थी और दूसरे घरों में काम भी करती थी। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे आगे की पढ़ाई करवा पाते, पर उनके मामा उनकी आगे की पढ़ाई करवाते हैं। वे पढ़ने में बहुत होशियार थे और बुरे व्यसनों से अपने आप को उन्होंने बचाए रखा था। उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। उनको दफ्तर की नौकरी से बहुत घृणा थी। उनको संपादक का कार्य करना बहुत अच्छा लगता है। वे हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले थे। बहुत ही कम समय में रफीक हिंद को अपनी मेहनत और लगन से इतनी ऊंचाई पर लेकर जाते हैं और अपना पूरा मन लगाकर काम करते थे और सच्चाई के लिए अपनी पसंदीदा नौकरी तक की परवाह नहीं करते और अपने मित्र हशमत राय का साथ देते हैं। अपनी तकलीफ को किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं। अंत में उनकी सच्चाई का उनको फल मिलता है और अपना खोया हुआ पद वापस प्राप्त होता है। टिप्पणी। ठाकुर हनुमंत राय, उनकी उम्र 30 से 32 वर्ष के नवयुवक थे। वे अम्बाला के रहने वाले थे तथा ये रफीक हिंद के मालिक थे। अच्छे बुरे की पहचान इनको थी, इसलिए वे रफीक हिंद के लिए सर्वदयाल को ही चुनते हैं। म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर बनने की चाह में वे सर्वदयाल का साथ चाहते हैं और इस पद के लिए वे सभी तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन हार जाते हैं। अपना साथ नहीं देने पर वे सर्वदयाल को रफीक हिंद से निकाल देते हैं, लेकिन अंत में अपने किए पर पछतावा होता है और रफीक हिंद के लिए सर्वदयाल को वापस बुलाने के लिए उनके घर पर भी जाते हैं तथा 100 के 10 नोट सच्चाई के इनाम के रूप में भी उनको देते हैं। सर्वदयाल रफीक हिंद पुनः संभालने की जिम्मेदारी सर्वदयाल को देते हैं। इस पर उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ जाते हैं और ऐसा लगता था उनको मानो कोई अमूल्य निधि उन्होंने फिर से पाली थी और इसे वे सच्चाई का सौदा मानते हैं। ससंदर्भ व्याख्या। नौकरी तो बहुत मिली परंतु थोड़ा वेतन देते हैं, इसलिए देख रहा हूँ कि कोई अच्छा अवसर हाथ आए तो करूँ। सर्वप्रथम आपको लेखक परिचय लिखना है, उसके पश्चात प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक कथा परचम में से सुदर्शन द्वारा रचित सच का सौदा कहानी से लिया गया है। संदर्भ। यह वाक्य उनके पिता सर्वदयाल के पिता सर्वदयाल से कहते हैं। नौकरी से सर्वदयाल अपनी पढ़ाई पूरी कर बीए की डिग्री प्राप्त कर चुके थे। जब तक पढ़ते थे सैकड़ों नौकरियां दिखाई देती थी, लेकिन जब पास हुए तो उनको एक भी नौकरी नहीं मिल रही थी। उनके पिता शंकर दत्त, जो कि पुराने जमाने के आदमी थे, उनका विचार था कि उनका बेटा अंग्रेजी बोलता है, पतलून पहनता है, टाई लगाता है, तार भी पढ़ लेता है, नौकरी इसको नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी। तभी उनका धीरज टूटा और बोले कि अब तू नौकरी कब करेगा, बाल सफेद हो गए हैं और तुझे नौकरी नहीं मिली है। तभी सर्वदयाल के कलेजे में मानो किसी ने तीर सा मार दिया। तभी सिर झुकाकर यह उपयुक्त वाक्य वे कहते हैं। विशेषता। भाषा सरल, सहज तथा सुबोध थी। यहाँ पर पिता को अपने बेटे की नौकरी को लेकर चिंता दिखाई गई है
और बेटे को भी चिंता होती है नौकरी को लेकर। ये इसकी विशेषता है। 1 अंक के प्रश्न उत्तर। सच का सौदा कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन। राय बहादुर हनुमंत राय सिंह की मासिक पत्रिका का नाम क्या है? रफीक हिंद। संपादक की आवश्यकता किसको थी? हनुमंत राय सिंह को। रफीक हिंद में काम करने पर मासिक वेतन क्या था? 500 रुपए। बोलते समय किसके मुख से फूल झड़ते थे? सर्वदयाल के। तेरी वाणी में तो मोहिनी है, यह वाक्य किसने किससे कहा? यह वाक्य सर्वदयाल को उनके मित्र कहते थे। सर्वदयाल के अनुसार उनकी सबसे बड़ी मूर्खता क्या थी? कि उन्होंने रफीक हिंद के लिए संपादक कार्य के लिए उन्होंने पत्र भेजा था। सर्वदयाल का नित्य का नियम क्या हो गया था? डाकिये का इंतजार करना। सर्वदयाल निराश क्यों हो गए थे? तीसरा अठवाड़ा भी निकल गया और अंबाले से अभी कोई पत्र नहीं आने पर। पत्र की शोभा किससे बढ़ जाती है? कविता से। सर्वदयाल बार बार कागज पर क्या लिख रहे थे? पंडित सर्वदयाल, बीए एडिटर, रफीक हिंद, अंबाला। सर्वदयाल ने अपनी कौन सी आवश्यक वस्तु खो दी थी? वो कागज जिस पर वे अपना नाम रफीक हिंद के साथ जोड़कर लिख रहे थे। सर्वदयाल कहाँ के रहने वाले थे? रावलपिंडी के। सर्वदयाल का हृदय कलम की नाई की तरह क्यों खिल गया था? जैसे ही स्टेशन पर पहुंचकर पता चला कि उसको लेने ठाकुर साहब की गाड़ी आई थी। हनुमंत राय की उम्र लगभग क्या थी? 30 से 32 वर्ष के सुंदर नवयुवक थे। किसकी लेखनी आश्चर्यमयी शक्ति थी? सर्वदयाल की लेखनी में। अपनी प्रशंसा सुनकर कौन पानी पानी हो गए थे? सर्वदयाल। और सर्वदयाल की प्रशंसा किसने की थी? हनुमंत राय ने। अपनी प्रशंसा सुनकर किसके हर्ष का पारावार न रहा? सर्वदयाल का। समाज को किस पर गर्व है या गर्व था? सर्वदयाल पर। विज्ञापन के उत्तर में लगभग कितनी दरख्वास्तें आई थी? लगभग 2000। सर्वदयाल का पत्र कैसा था? सच्चाई से भरपूर। जब रफीक हिंद का पहला अंक निकला तो क्या हुआ? पंजाब के पढ़े लिखे लोगों में शोर मच गया था। या ऐसे भी आ सकता है, पंजाब के पढ़े लिखे लोगों में शोर क्यों मच गया था? जब रफीक हिंद का पहला अंक निकला था और लोगों ने पढ़ा था। साहस का पुरस्कार किसने किसको दिया? हनुमंत राय सिंह ने सर्वदयाल को दिया था। आनंद का नीर किसकी आंखों से झलकता था? ठाकुर हनुमंत राय सिंह की आंखों से। आशा ने किसका स्थान ले लिया था? निश्चय का स्थान ले लिया था। कौन किससे क्षमा मांगने आए थे? ठाकुर साहब सर्वदयाल से। हनुमंत राय के अनुसार जादू पर विजय किसने प्राप्त की थी? सर्वदयाल ने। हनुमंत राय ने साहस का पुरस्कार किसको दिया? सर्वदयाल को। सर्वदयाल को हनुमंत राय ने पुरस्कार के रूप में क्या दिया था? 100 के 10 नोट। मान प्रतिष्ठा को किसने अपने पांव से ठुकरा दिया था? सर्वदयाल ने। या ऐसे भी आ सकता है, मान प्रतिष्ठा को सर्वदयाल ने किसके लिए ठुकरा दिया था? सच्चाई के लिए। दूसरों के हृदय को भांप लेने में कौन चतुर थे?